हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में देखिए कक्षा 9th का जो गृह विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2024 यूपी बोर्ड का पेपर है। आइए इस पेपर को हम लोग समझते हैं, चेक करते हैं। 70 नंबर का ये पेपर है। 3 घंटा 15 मिनट का आपके लिए समय है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड क और खंड ख। खंड क बहुविकल्पी है जिसे OMR शीट पे भरना है और खंड ख डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ठीक से उठ बैठ न सकने वाले रोगी को चाहिए सामान्य बिस्तर, कंबलों वाला बिस्तर, विशेष बिस्तर, सिलवटे युक्त बिस्तर। तो देखिए जो रोगी होते हैं, ठीक से बैठ नहीं पाते, तो उनके लिए एक विशेष बिस्तर की व्यवस्था किया जाता है ताकि उनको अधिक से अधिक कंफर्टेबल महसूस हो सके। तो ए वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, पारिवारिक आय को मितव्ययिता से कम करने के लाभ हैं। तो पारिवारिक आय को मितव्ययिता से कम करने के लाभ, सुख सुविधाओं की प्राप्ति। हाँ बिल्कुल, यदि पैसे की बचत करेंगे तो जरूर भविष्य के लिए बचत होगा, बिल्कुल सुदृढ़ बचत होगा। तो डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। यदि एक एक पैसे की बचत करते हैं तो डी वाला राइट होगा। तीसरा देखिए क्या आया हुआ है, शारीरिक स्वच्छता आवश्यक है क्योंकि इससे सौंदर्य की वृद्धि होती है, शरीर बलवान होता है, कद बढ़ता है, शरीर निरोग एवं चुस्त रहता है। देखिए शारीरिक स्वच्छता इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें शरीर हमारा क्या होगा, निरोग रहेगा और काफ़ी चुस्त दुरुस्त रहेगा। तो डी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, मातृ कल्याण सेवा केंद्र का मुख्य कार्य है केवल प्रसूता की देखभाल करना, केवल नवजात शिशुओं की देखभाल करना, माता और शिशु दोनों की देखभाल करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी वाला विकल्प आप देख पा रहे हैं, सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। माता और उसके शिशु दोनों की रक्षा की जाती है, देखभाल की जाती है। और अगला पांचवा देखिए, ड्रा सीट होती है। तो ड्रा सीट एक छोटी सूत वाली चादर होती है। ए वाला ही विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6वां देखें, दीवारों में बनी चिमनियों में से कमरे की वायु क्या होती है, बाहर निकलती है, बाहर भी जाती है, अंदर भी जाती है, बाहर से अंदर आती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बाहर की तरफ जाती है वायु, इसीलिए दीवारों में चिमनियाँ लगाई जाती हैं। तो ए वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखें, शोर या ध्वनि को मापने की इकाई है। देखिए शोर व ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका राइट होगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न 8 देखें, कौन सा रोग वायु द्वारा संक्रमित नहीं होता है। तपेदिक, हैजा, चेचक, खसरा। तो वायु द्वारा संक्रमित नहीं होता है, वो हैजा होता है जो कि वायु से नहीं फैलता। बी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 9वां देखें, 9वां प्रश्न, क्षयछत का उपचार होता है। क्षयछत में देखिए रिंग कुशन लगाया जाता है। बी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10वां देखें, मुंह में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं। मुंह में जो लार ग्रंथियां होती हैं उनकी संख्या 6 होती है। ए वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। 11 देखिए, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। 98.4 अंश फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 12 देखिए, सूती वस्त्रों की खासियत विशेषताएं हैं। तो जो सूती वस्त्र होती हैं उनकी विशेषताएं पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है और सूती वस्त्र इनके मूल्य अपेक्षाकृत कम होते हैं। जी हाँ, इनमें पसीना सूखने की क्षमता होती है, ये भी सही है। सी वाला राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न अगला देखिए, स्कूल में जाने वाली बालक बालिकाओं की वेशभूषा कैसा होना चाहिए, स्कूल द्वारा ही निर्धारित होनी चाहिए। डी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 14 देखिए क्या आया है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, स्कर्वी डिजीज। जल में घुलनशील विटामिन पूछ रहा है, तो जल में घुलने वाली विटामिन बी होती है, सी होती है, अर्थात इसमें जो विकल्प होगा बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न 16 देखिए, सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है। तो सोयाबीन में सबसे अधिक आपका प्रोटीन ही पाया जाता है, प्रोटीन। और प्रश्न 17 देखें, श्रमिक के आहार में अधिक मात्रा होनी चाहिए। तो श्रमिक चूंकि काम करते हैं इसलिए ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा वाले भोज्य पदार्थ होना चाहिए। सी वाला यहाँ पे राइट होगा। प्रश्न अगला देखिए, पागल कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है। पागल कुत्ता यदि काट देगा तो वहाँ पे हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। डी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। और प्रश्न अगला देखिए, बिच्छू के काटने के तुरंत बाद व्यक्ति को दिया जाता है, उस समय गर्म चाय दी जाती है। ए वाला आपका राइट हो जाएगा इसमें। और प्रश्न संख्या अगला देखिए 11 का, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट अर्थात कार्बोज भी कहते। ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी प्राप्त होती है।
अब देखिए इसके बाद खंड ख शुरू होता है वर्णनात्मक क्वेश्चन और प्रश्न संख्या 21 से शुरू होता है, 2-2 अंक का है। देखिए यहाँ पे शरीर में पानी के क्या कार्य हैं, तो जानते हैं जल ही जीवन होता है। शरीर में जो वाटर होता है पूरे बॉडी के हर एक आर्गन्स को क्या करता है, सही सलामत रखता है, उसको नमयुक्त बनाए रखता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है और शरीर में जितने भी वर्ज्य और हानिकारक पदार्थ होते हैं पानी ही उनको बाहर निकालने का काम करता है और मांसपेशियों के कार्यों को सुचारू ढंग से रखता है। ठीक, अगला प्रश्न है पाचन तंत्र से क्या आशय है, तो पाचन तंत्र का बहुत ही बड़ा भूमिका है। पाचन तंत्र यदि ठीक से नहीं रहेगा तो हमारा भोज्य पदार्थ नहीं पच पाएगा। तो शरीर में भोज्य पदार्थों का पाचन एवं उनका अवशोषण प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले जितने भी अंग हैं उन सभी को मिलाकर के पाचन तंत्र का नाम दिया जाता है। अगला क्या है कि दालों का आहार में क्या महत्व है, प्रश्न देखिए 23। तो दालों में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। जो लोग मांसाहारी हैं और शाकाहारी, जो शाकाहारी हैं मांस नहीं खा सकते तो दाल पर डिपेंडेंट होते हैं, तो दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है और प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास का कार्य करता है। तो दाल बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न 24 देखिए, बच्चों के लिए दूध क्यों आवश्यक है, चूंकि हम लोग जानते हैं जो दूध होता है पौष्टिक आहार होता है और संतुलित आहार की श्रेणी में आता है, इसलिए दूध से बच्चों को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न 25 देखिए, बुलिमिया नरोसा विकार का मुख्य लक्षण बताइए। तो ये इस प्रकार का विकार है कि इसमें जो है ना व्यक्ति के खाने की इच्छा बहुत ही अनियंत्रित हो जाती है। कभी कभी आपको भूख लगेगा, कभी भूख लग ही नहीं सकता, तो ये बात होती है। प्रश्न अज्ञात करें 26, सामान्य रूप से घटित होने वाली मुख्य घरेलू दुर्घटनाएं कौन कौन सी होती है। तो अचानक जो हमारे मानव जीवन में घटनाएं होती हैं, जैसे घाव लग जाना, चोट लग जाना, गिर जाना, जलना, रक्तस्राव का निकलना, लू लगना, ठंडी लगना, सांप बर्रत होते इत्यादि काट लेते, ये सब हमारे घरेलू जो है होने वाली घटनाएं होती हैं। अब प्रश्न क्या यहाँ से देखिए, लघुत्तरी प्रश्न है 27 से 31 तक। 27 वाला दिया है कि स्पष्ट कीजिए कि गृह विज्ञान एक व्यापक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, तो गृह विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और यह पूरे परिवार को सुखी और संपन्न रखता है। इसके अध्ययन का जो क्षेत्र होता है, इसमें गृह प्रबंधन कैसे होगा इसका भी स्टडी करेंगे, गृह सज्जा, गृह कार्य व्यवस्था कैसे चलती है, अर्थव्यवस्था कैसे संभाला जाता है, सामान्य स्वास्थ्य आपका घर परिवार का, सभी परिवार वालों का स्वास्थ्य कैसा होगा, प्राथमिक चिकित्सा कैसे कर पाएंगी, घर को कैसे संभाल पाएंगी और अपने पोषण के बारे में जान पाती हैं। इसके अंतर्गत वस्त्र विज्ञान का भी स्टडी किया जाता है, पारिवारिक समाज शास्त्र और मनोविज्ञान का भी इसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और एक समृद्धशाली जीवन जीने के लिए जो है ये गृह विज्ञान बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न देखिए 28 है, आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं, उनका संक्षिप्त परिचय देना है। देखिए जो मानव जीवन है उनकी दिनचर्या और तमाम क्रियाओं के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं अलग अलग होती हैं। एक होता है अनिवार्य आवश्यकताएं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो बहुत ही अनिवार्य हैं। और दूसरा होता है आरामदायक आवश्यकता, ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जो हमें कंफर्टेबल बनाती हैं, आराम के लिए हम अपनाते हैं, जैसे तमाम प्रकार की वस्तुएं, घड़ी, सामान। और एक होती है विलासात्मक आवश्यकताएं, ऐसी आवश्यकताएं जिससे हमें आनंद की अनुभूति हो, आनंद प्राप्त होती है अपने जीवन के लिए, जिसमें जो है खामियां भी हो सकती है, लाभ भी हो सकते हैं। तो ये प्रश्न 29 था। 28 था। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखें। 29 दिया है कि सामुदायिक विकास खंड के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए सामुदायिक विकास खंड यह जो योजना है केंद्र सरकार की योजना है, सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ग्रामीण इलाकों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य किए जाते हैं। इसमें जैसे शामिल है जन स्वास्थ्य की देखरेख, वह स्वास्थ्य संबंधी जो आवश्यकताएँ होती हैं, फिर मातृ और शिशु कल्याण योजना, इसके बाद चेचक, मलेरिया आदि का उन्मूलन की जो योजना है, संक्रामक बीमारियों के उन्मूलन जैसी कार्यक्रम, परिवार नियोजन के कार्यक्रम, ये सब तमाम हमारे सामुदायिक विकास खंड योजना के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिएगा 30वां का है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर बढ़ रही प्रतिशत मात्रा जो है, इसका क्या घातक परिणाम होगा, दुष्परिणाम पूछ रहा है। देखिए वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह से बढ़ता रहेगा, हमारा जो इकोलॉजी सिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो अनबैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, जिसका सामना हम सभी करते हैं। कभी हमारे सामने सूखा तो कभी बाढ़ जैसी प्रकोप होती है। वनों का लगातार विनाश होता रहा है और इससे क्या हो रहा है, लगातार ये जो पेट्रो
पदार्थ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी पदार्थ हैं, हमारे वायुमंडल में जा रही हैं। पूरे वायुमंडल का, पूरे जो सिस्टम है उसका पूरा टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, जिससे आने वाले समय में इतना ताप वृद्धि हो जाएगा कि बड़े बड़े ग्लेशियर, हिमखंड पिघल जाएंगे और धरती जलमग्न हो जाएगी। ये स्थितियाँ बढ़ सकती हैं। प्रश्न 31 है कि कपड़ा बनाने के लिए किन स्रोतों से तंतुओं को प्राप्त किया जाता है। तंतुओं का मतलब ये है कि धागे, रेशम इत्यादि जिनसे हमारे कपड़े इत्यादि बनाए जा रहे हैं, बैग निर्माण हो रहा है। तो दो तरह से ये तंतु प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक चीज़ों से, और नंबर 2 कृत्रिम रूप से मानव निर्मित वस्तुएं स्रोत होते हैं जिनसे हमारे जो है कपड़े इत्यादि बनाए जाते हैं। तो प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे वनस्पतियाँ हैं, जंतु हैं, कुछ खनिज पदार्थ हैं, और कृत्रिम रूप में जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, रेयान है, इन सब से जो है कपड़ों का निर्माण किया जाता है। प्रश्न आइए दीर्घोत्तरी यहाँ से प्रारंभ है, देख रहे हैं 32 से 34। अब 31 ये पूछा है, देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, दूध को संपूर्ण आहार क्यों माना गया है, इसके प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि जो दूध है यह एक संपूर्ण आहार के अंतर्गत आता है, इसलिए कि इसमें संपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए तो बच्चों को दूध दिया जाता है। कोई चीज़ मिले ना मिले, लेकिन दूध यदि मिल जाए तो उससे उसको प्रोटीन भी प्राप्त हो जाएगा, केसिन भी प्राप्त हो जाएगा, और लैक्टो एल्बुमिन भी प्राप्त हो जाएगा, और वसा भी प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस ऐसे ज़रूरतमंद जो चीज़ें होती हैं उसको प्राप्त हो जाती हैं। अथवा देखिए दिया है कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं और इससे बचने के क्या उपाय होते हैं। देखिए कुपोषण का मतलब ये होता है कि पौष्टिक भोजन का न प्राप्त होना, शरीर के लिए जो पोषक पदार्थ अनिवार्य हैं उनका प्राप्त न होना, दोषपूर्ण भोजन ग्रहण करना, अरुचिपूर्ण भोजन, उसमें पौष्टिकता की कमी दिखाई देती है, उससे हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण जो है कई कारणों से हो सकता है, कार्य अधिक करने के कारण, या निद्रा में कमी के कारण, अस्वस्थता के कारण, घर या कार्यस्थल पर माने बहुत उपेक्षा किया जाना, गरिष्ठ भोजन करना, ये सब कारणों से कुपोषण होता है। कुपोषण से जो है शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। कुपोषण से बचने का अच्छा यही तरीका है कि आप स्वस्थ रहें और अपने आप को अच्छे पौष्टिक भोजन की तरफ ग्रहण करें, और जिसमें आपके विटामिन इत्यादि शामिल हो। ताज़ा और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, और भोजन परोसने की भी एक कला होनी चाहिए। अच्छे से भोजन साफ़ सुथरे पात्र में खाएं, और अदल बदल करके पौष्टिक चीज़ों पर डिपेंड रहें। भोजन को नियमित जो है सही समय पर लें, और जल की मात्रा भी उचित मात्रा में होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है कुपोषण से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा है, देखिए कि 33 का प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ पूछ रहा है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है तथा इसके प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करना है, प्रकाश डालना। देखिए क्या होता है कि यदि आदमी बीमार हो जाता है या अचानक गिर जाता है, आकस्मिक कोई बीमारी आती है, तो डॉक्टर सरकारी अस्पताल या अन्य अस्पतालों पर जाते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर जितना जल्दी वो डॉक्टर के पास जाए, इलाज हो, वक्त लगता है, समय लगता है, समय पे नहीं पहुंच पाता, तो कभी कभी अस्पतालें दूर होती हैं, ठीक है। तो उसमें प्राथमिक जो भी उपचार अपनाया जाता है उन व्यक्तियों के द्वारा, जैसे कोई व्यक्ति गिर गया है, टूट फूट हो गई है, तो उसको सही स्थान पे रखना, और फिर आराम से लिटा करके जहाँ पर रक्त प्रवाह हो रहा है वहाँ पर पट्टी इत्यादि कपड़े, साफ कपड़े से बांधना, तो ये हमारा प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। प्राथमिक चिकित्सा के बहुत से जो है सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं। रोगी की अवस्था का जो है हमें ज्ञान होना चाहिए, वो किस स्थिति में है, कहाँ से किधर रक्तस्राव हो रहा है, हड्डियाँ टूटी तो नहीं है, चिकित्सक से संपर्क स्थापित किया जाए, तत्काल सहायता की मांग किया जाता है गाड़ी इत्यादि के लिए। और ये भी ध्यान दें कि जो रोगी व्यक्ति है वो उसमें माढ़स एक धैर्य बधाएं, उसको सांत्वना दें। फिर कृत्रिम श्वसन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके सिद्धांत है, हृदय गति कैसा काम कर रहा है, शरीर का टेम्परेचर उस वक्त क्या है, क्या जो रोगी है, पेशेंट है, वो मूर्छित अवस्था में तो नहीं आ गया है, रक्तस्राव की मात्रा किधर है, किस स्थान से है, कितनी है, भीड़ वहाँ पर न होने दे जहाँ पर व्यक्ति लड़ा है या फिर गिरा है, जहाँ पर घाव वाला एरिया है वहाँ पे पट्टी कैसे बांधना है, और पीड़ित जो अंग हैं उसको कम से कम हिलाएं। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। अथवा ऑप्शनल है कि विज्ञान शिक्षण क्षेत्र में कौन कौन से, गृह विज्ञान शिक्षण क्षेत्र में कौन कौन से विषय को सम्मिलित किए जाते हैं और क्यों। देखिए जहाँ तक
गृह विज्ञान शिक्षण की बात होती है। इसके अंतर्गत बहुत से क्षेत्र होते हैं जिसमें अपनाया जाता है और एक अच्छे अध्ययन करके हम अपने जीवन को जो है अच्छे से चला सकते हैं। इसमें हम शरीर रचना के बारे में भी जानते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, चिकित्सा कैसे होती है उस पर चर्चा के बारे में जानते हैं, आहार कैसा होना चाहिए, मातृकला होनी चाहिए, बाल कल्याण आपको सीख होनी चाहिए, जीव विज्ञान को का भी स्टडी इसके अंतर्गत किया जाता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सब चीज़ों का स्टडी किया जाता है, अर्थशास्त्र, गणित का भी इसमें समाहित किया गया है, गणित को भी, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, पारिवारिक समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, वस्त्र विज्ञान इत्यादि सभी विषयों को गृह विज्ञान में सम्मिलित करके आगे बढ़ाया जाता है। प्रश्न देखिए 34 है कि एक गृहिणी को दैनिक जीवन में समय, अर्थ एवं श्रम की बचत के लिए किन उपायों, उपकरणों की सहायता लेनी चाहिए और समझाइए, पूछा। तो यहाँ पे देखिए जो गृहिणी होती हैं, घर का काम काज जो चलाती रहती हैं, तो उनको समय और अपने समय श्रम की बचत करने के लिए तमाम विकल्प, तमाम चीज़ों को पालन करना पड़ता है। जैसे काम कर रही हैं तो जो कार्य कर रही हैं वहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कोई वस्तु जो घर की या किचन की जो सामग्रियां हैं, वस्तुएं हैं, कहीं दूर तो नहीं है, दूर जाने में समय लगेगा, इसलिए जो चीज़ें हैं उनके आसपास ही होनी चाहिए और समयबद्ध और सटीकता से व्यवस्थित वस्तुओं को रखा जाना चाहिए ताकि कम से कम समय मिले। इसको आप डिटेल में अच्छे से स्टडी कर लें। अथवा ऑप्शनल दिया है कि मादक द्रव्य कौन कौन से होते हैं, उनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए मादक जो द्रव्य होते हैं जिनका व्यक्ति सेवन करते हैं, स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है और उनका जीवन नरकमय हो जाता है। आजकल जो लत पड़ गया है मादक द्रव्य, नशीले पदार्थों का सेवन करने का, ये उनके जीवन को नाश कर रहा है। इसमें जैसे एक अफीम होता है, अफीम जो है एक पुष्प के पौधे से तैयार किया जाता है और इसमें क्या होता है, इसके सेवन करने से मानव के शरीर में लेजीनेस आती है, सुस्ती आती है, आलसी आती है और शरीर जो है पीला सा पड़ जाता है, शारीरिक शक्ति का भी ह्रास होता है और स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। उसी मादक द्रव्य में एक होता है चरस और गांजा, जो जानते हैं। तो भांग के पौधों से प्राप्त होने वाला मादक द्रव्य होता है चरस और गांजा, जो कि बहुत ही नशीला होता है और इसका जो है सेवन यदि करते हैं तो पूरा शरीर जो है अस्वस्थ की तरफ आगे बढ़ता है, मानसिक असंतुलनता आ जाती है, शरीर सुस्त हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। इसी तरह से कोकीन होता है, कोकीन भी बहुत अधिक शरीर को डैमेज कर देता है। तंबाकू होता है, धूम्रपान होता है, तंबाकू सेवन करेंगे मानसिक असंतुलन होगा, पाचन क्रिया गड़बड़ जाएगी और शरीर में कहीं भी पीड़ा हो सकती है और जो है तमाम शरीर के अंदर की जो अंग हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, हृदय गति तीव्र हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई कम हो सकता है, तो ये कैंसर भी हो सकता है। मदिरा, शराब इत्यादि को पीने से व्यक्ति का रक्तचाप और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती हैं, विटामिन की शरीर में कमी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होती है। सो थैंक्स।